हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम बात करने वाले हैं ईथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। इसका हाल फिलहाल आईपीओ आया था और अभी 3-4 दिन पहले इसकी लिस्टिंग हुई थी, तो इसकी लिस्टिंग अच्छी हुई है। लेकिन आज के सिनेरियो में इसमें क्या करना चाहिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार लिस्टिंग अच्छी होने के बाद भी हम लोग ग्रीड में फंसे रह जाते हैं कि ये और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, ये डिमांड की तरह से जाएगा। तो वहां पर बिजनेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके वैल्यूएशन को समझना इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल्स को समझना इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल अभी इसमें है नहीं, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स को एनालाइज करने के लिए हमारे पास चार्ट अवेलेबल होना चाहिए। एंड क्योंकि ये स्टॉक को लिस्ट हुए अभी 3-4 डेज ही हुए हैं, तो हमारे पास वो टेक्निकल चार्ट नहीं है। लेकिन बाकी सारे पैरामीटर्स को समझकर हमें ये आइडिया लग जाएगा कि हमें इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, बाय करना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं यहां पर बातें कर रहा हूं बाय, होल्ड एंड सेल करने की, तो यहां पर जो भी डिसीजन लेना है वो आपने लेना है, अपने हिसाब से लेना है। मेरे कहने से यहां पर चीजों को समझना है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली 7 o'clock हम एक वीडियो लेकर आते हैं, जिससे हम सब मिलकर अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्किल्स को शार्प कर सकें, यहां पर चीजों को समझ सकें, बिजनेस समझना सीख सकें। तो जब हम ईथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करते हैं तो इसकी एक बार सबसे पहले आईपीओ की बात कर लेते हैं कि आईपीओ में हुआ क्या पूरा। तो आईपीओ लिस्टिंग डेट थी 3 जून को, इसकी ओपनिंग हुई थी मई 24 को। और इसमें जो साइज था, बेसिकली टोटल मिलाकर जो इश्यू का साइज था दैट वाज 808 करोड़ रुपीस। और 808 करोड़ में यहां पर 2 पार्ट्स थे। 2 पार्ट्स में वन, जो इन्होंने फ्रेश कैपिटल को रेज किया, फ्रेश कैपिटल इश्यू की, और एक यहां पर ऑफर फॉर सेल था जो 181 करोड़ का था। तो 808 करोड़ के 2 पार्ट से ध्यान से समझना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि ये पूरा आईपीओ का गेम क्या होता है। तो 808 करोड़ का टोटल आईपीओ, उसके 2 पार्ट, 627 करोड़ का फ्रेश कैपिटल रेज करना, यानी कि जितनी शेयर कैपिटल पहले कंपनी की थी उससे अलग शेयर कैपिटल रेज करना, इश्यू करना, और पब्लिक उसको सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर कंपनी में पैसे आ जाएंगे। साथ में 181 करोड़ रुपीस यहां पर जनरेट किए गए अपने शेयर्स को सेल करके। यानी कि आज अगर एग्जिस्टिंग कंपनी के पास, प्रोमोटर्स के पास 100% शेयर्स हैं, तो उसका एक हिस्सा सेल किया जा रहा है 181 करोड़ का, और फर्दर न्यू शेयर्स इश्यू किए जा रहे हैं 627 करोड़ के। तो टोटल मिलाकर 808 करोड़ का ये आईपीओ है। अब यहां पर 181 करोड़ का जो ये अपने शेयर्स को सेल किया गया, तो ये 180 करोड़ के आसपास की फिगर क्यों आई, इससे ज्यादा क्यों सेल नहीं किया, इससे कम क्यों सेल नहीं किया, फ्रेश कैपिटल रेज की, ये सब समझने के लिए 180 करोड़ को ध्यान में रखना। अब हम जाते हैं कंपनी के एक बार फाइनेंशियल्स में, और फाइनेंशियल्स में जाकर बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट में जाकर अभी इश्यू से पहले के जो नंबर्स हैं वो नंबर्स क्या कहते हैं। मई 2021 के नंबर्स अवेलेबल हैं, और उसमें अगर आप जाकर बैलेंस शीट में जाकर देखते हो तो कंपनी का अपना पैसा कितना लगा हुआ है, यानी कि कंपनी का अपना पैसा कितना है, प्रोमोटर्स का कितना पैसा यहां पर लगा हुआ है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट्स जो अभी तक जनरेट हुआ है, यानी कि इनिशियली जो पैसा लगाया होगा वो, साथ में जो प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर जनरेट किए होंगे वो, कुल मिलाकर कितना पैसा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो शेयर कैपिटल है 10 करोड़ की, एंड रिजर्व है 164 करोड़ का, यानी कि ये कंपनी का अपना पैसा है। बाकी बोरोइंग है 211 करोड़ की, ये बैंकों से उधार लिया हुआ पैसा है। तो अपना पैसा कंपनी ने, प्रोमोटर्स ने कितना लगाया हुआ है, 174 करोड़, यानी कि शेयर कैपिटल 10 करोड़ एंड रिजर्व 164 करोड़, 174 करोड़, यानी कि अपना पैसा आज तक जितना है कंपनी में प्रोमोटर्स का, उतना तो प्रोमोटर्स ने निकाल लिया अपने शेयर्स को सेल करके। यानी कि अपनी कंपनी को अगर वैसे भी बंद करते तो भी इतने की वैल्यूएशन थी उसकी, उतना पैसा लगा हुआ था, उतना पैसा अपने शेयर्स को सेल करके निकाल लिया। यानी कि अपना पैसा सारा का सारा जितना लगाया था आज तक, वो सारा का सारा घर में आ चुका है। अब जितनी कंपनी बची है वो सारी की सारी ओवर वैल्यूएशन या वैल्यूएशन के बेस पर है। ओवर वैल्यूएशन पर बाद में जाएंगे, वैल्यूएशन के बेस पर है। यानी कि अब अपनी कंपनी फ्री हो चुकी है, जो कुछ भी है सारा का सारा लिस्टिंग होने की वजह से है। क्योंकि लिस्टिंग से पहले कंपनी कितने की थी, लिस्टिंग से पहले कंपनी 174 करोड़ की थी, 10 + 164, और लिस्टिंग के बाद ये पैसा अपना निकाल चुके हैं, क्योंकि 181 करोड़ का यहां पर ऑफर फॉर सेल है, बाकी सारी कंपनियां फ्री की है। और यहां अगर हम देखें तो कुल मिलाकर कंपनी में अब कितनी वैल्यूएशन हुई होगी, मोटा मोटा सा ध्यान में रखते हैं इस बात को कि जो पैसा ये है 184 करोड़ ये होगा, साथ में जो 600 करोड़ का फर्दर सेल्स करके
न्यू कैपिटल रेज करके जो पैसा आया है उसको यहां पर कंसीडर करेंगे। तो 627 प्लस 170 ऑलमोस्ट ये 800 करोड़ के आसपास की टोटल फिगर है कंपनी के पास जो पैसा है, कंपनी के पास जो एसेट्स हैं। लेकिन कंपनी की पूरी वैल्यूएशन यहां पर कितनी लगाई गई है? 9878 करोड़। अब यहां पर आईपीओ से पहले की बात वापस से समझना, पूरी कंपनी कितने की थी? 170 करोड़ के आसपास की जो प्रोमोटर्स का पैसा था, और कंपनी की वैल्यूएशन कितनी लगाई गई है? 10,000 करोड़। यानी कि 170 करोड़ के वैल्यूएशन गेम के वजह से, लिस्टिंग की वजह से ये कंपनी कितने की हो गई? 10,000 करोड़ की। कंपनी के पास टोटल आज की डेट में अगर आप देखोगे तो एसेट्स कितने की हैं? 216 करोड़। 216 करोड़ की एसेट्स वाली कंपनी 10,000 करोड़ की बन गई है। यानी कि एक्चुअल कितनी एसेट्स है? 216 करोड़। इस 216 करोड़ में जो 600 करोड़ आईपीओ से आए हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। तो अगर आईपीओ वाले पैसे भी ऐड हो जाते हैं तो 800 करोड़ की कंपनी को एक्चुअल में 10,000 करोड़ की कंपनी बना दिया गया। और ये 600 करोड़ तो अलग से अभी आए हैं, अदरवाइज तो वैल्यूएशन उससे पहले ही हो चुकी थी इसकी 200 करोड़ के बेस पर। तो ये उसी तरह की सिचुएशन है जब कंपनी को बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करके ओवर वैल्यूएशन पर मार्केट में उतारा जाता है, और उसके बाद में वो धीरे धीरे नीचे जाती रहती है, और उसका ऑलमोस्ट वही हाल होता है जो बहुत सारे आईपीओस का पहले अभी हुआ है। अब यहां बात ये आती है कि पहले जो आईपीओस थे वो लॉस मेकिंग थे, तो वो एक्चुअल में 10,000 करोड़ के भी नहीं थे, वो 60,000 करोड़ 70,000 करोड़ के आसपास के थे। मैं पेटीएम की बात कर रहा हूं, कार ट्रेड की बात कर रहा हूं, और इस तरह के बाकी नायका की बात कर रहा हूं, और इस तरह के जो बाकी आए थे आईपीओस उनकी बात कर रहा हूं। अब इसकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करने लगे तो पूरा प्रॉफिट कितना है एक साल का? दिस इज 70 करोड़। अब 70 करोड़ के नेट प्रॉफिट वाली कंपनी कितने की ट्रेड कर रही है? 9,878 करोड़ की। यानी कि कितने का पीई है? 139 पीई। 139 पीई का मतलब समझते हैं कि अगर सेम प्रॉफिट जो वहां पर 70 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, अगर सेम प्रॉफिट हर साल आता रहे तो 139 ईयर्स लगेंगे जितने की पूरी कंपनी है इतना पैसा कमाने में। पीई रेशियो का मतलब होता है पे बैक पीरियड। ये सब चीजें मैं क्लासेस में पूरी डिटेल से बताता हूं, और यहां पर जहां भी मौका मिलता है उन चीजों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैं अभी पीई मल्टीपल को यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, या फिर मैंने जैसे आपको ये एक्सप्लेन किया कि कितने जितना पैसा पूरा प्रोमोटर्स के यहां पर लगा हुआ था वो सारा का सारा अपना उतना हिस्सा बेचकर उतना पैसा मार्केट से निकाल चुके हैं। अब पूरी कंपनी का जो जिसकी वैल्यूएशन 9,878 करोड़ है और प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी भी कितनी है? 87%। तो यहां अगर इसकी कैलकुलेशन हम करने लगे एक छोटी सी, 9878 मल्टीप्लाई बाय 87.1%, यानी कि ये 8,603 करोड़ जो अभी प्रोमोटर्स की वैल्यूएशन है, प्रोमोटर्स के हिस्से की वैल्यूएशन है। ये वैल्यूएशन कहां से आई? ये वैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी को लिस्ट करने की वजह से आई। ये कंपनी अगर लिस्ट नहीं होती तो 170 करोड़ या 180 करोड़ की इस कंपनी की वैल्यूएशन थी। उसके बाद में लिस्ट की गई तो इतनी हो गई। वैल्यूएशन हो सकता है 180 करोड़ के बदले उसको 300 करोड़ बोल दिया जाए, 400 करोड़ बोल दिया जाए, क्योंकि वो एक रनिंग बिजनेस है, उतना पैसा लगा हुआ है, वो एक रनिंग बिजनेस है। रनिंग बिजनेस के अलग से पैसे मिलते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं मिलते जितना यहां पर इसको ओवर हाइप करके क्रिएट किया गया है। 139 का पीई यहां पर सस्टेन नहीं कर सकता, दैट इज फॉर श्योर। अब यहां पर पॉइंट ये आता है, और अच्छा बाकी भी चीजें इसकी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है इस कंपनी में। ऐसा नहीं है कि इसका डेट इक्विटी रेशियो बहुत साउंड है। डेट इक्विटी रेशियो इज 121% का यहां पर डेट है, यानी कि जितना पैसा अपना था उससे ज्यादा डेट है। अब क्योंकि यहां पर फ्रेश कैपिटल को रेज करके और पैसा आ जाएगा तो ये डेट इक्विटी रेशियो यहां पर कम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले की अगर सिचुएशन देखें तो जीरो डेट इक्विटी रेशियो रखकर बिजनेस को रन नहीं किया गया है, बैंक का पैसा उधार लेकर तभी रन किया गया है। और यहां बात करते हैं कि कंपनी बनाती क्या है। कंपनी एक स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, और स्पेशलिटी केमिकल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि कंपनी 139 के पीई पर ट्रेड करे। ऐसा नहीं है कि कल को इस कंपनी के प्रॉफिट 3 टाइम्स हो जाएंगे, 4 टाइम्स हो जाएंगे, 5 टाइम्स हो जाएंगे एक ही साल में या 1.5 साल के अंदर अंदर। ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के नेट प्रॉफिट्स कभी भी इतने मल्टीपल में एकदम से नहीं होते। वो टेक्नोलॉजी कंपनीज के होते हैं कि वो किसी प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं, और जैसे ही वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ उसका कॉपी पेस्ट करके बेचना शुरू किया। बिकॉज सॉफ्टवेयर्स की हम एक बार अपनी एक ओरिजिनल कॉपी बना ली, उसके बाद उसको पेस्ट करके बेचते जाना है, तो वहां मल्टीपल गेन्स आते हैं, एकदम से रेवेन्यू नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। बट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उस तरह का काम नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हमें न्यू प्लांट्स लगाने होते हैं, न्यू फैक्ट्रीज लगानी होती हैं, अपनी कैपेसिटी को यहां पर एक्सपेंड करना होता है। तो उस स्पीड से ये चीजें नहीं बढ़ सकती। जो यहां पर लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट जो मैं आपको जो हमने देखा है 70 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है, वो 70 करोड़ का नेट प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि 200 करोड़ का एकदम से हो जाएगा और पीई मल्टीपल कम हो जाएगा। और अगर 200 करोड़ का हो भी जाता है तब भी ये 50 के पीई पर ट्रेड कर रहा होगा। और यहां पर 200 करने के लिए कंपनी को अपनी नेट प्रॉफिटेबिलिटी को 3 टाइम्स करना पड़ेगा, और 3 टाइम्स करना उतना आसान है नहीं। उसका रीजन है, अगर सपोज कंपनी ये कहती है कि अब क्योंकि फ्रेश कैपिटल हम उन्होंने इश्यू की है, आईपीओ से पैसा आया है, उस पैसे को अगर डेट को रिपे करने में यूज भी कर लें और जीरो डेट कंपनी भी बना लें, तो क्या होगा, जो इनके इंटरेस्ट का खर्चा है 1 साल का, ये आना कम हो जाएगा और ये नेट प्रॉफिट में इन्वॉल्व हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो कितना पैसा होगा, 11 करोड़ रुपीस का ये सेविंग कर पाएंगे। और ये 11 करोड़ रुपीस की सेविंग एज इट इज नेट प्रॉफिट में ऐड नहीं होगी। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि जैसे ही ये 11 करोड़ रुपीस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड होंगे, इसके ऊपर टैक्स भी लगेगा जो 24% है। तो ये 11 करोड़ रुपीस के बदले यहां पर 8.5 करोड़ रुपीस ही नेट प्रॉफिट में ऐड होंगे, यानी कि ये 71 करोड़ मोटा मोटा यहां पर 80 करोड़ के आसपास हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं है। अब उसके बाद जो फर्दर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो इन्होंने यहां पर ग्रोथ दिखाई है 23 से 40, 40 से 71, मैंने एक चीज हमेशा से नोटिस की है कि जब कोई आईपीओ आना होता है ना, तो उससे पहले के 2-3 साल इसी तरह की ग्रोथ के होते हैं, और जैसे ही आईपीओ आता है उसके बाद में वो नेट प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। अगर आपको इस बात को और अच्छे से चेक करना है तो लास्ट 3-4 इयर्स में जितने भी आईपीओ आए हैं ना, उन सबका एक बार बैक टेस्ट करके देखना कि जो ग्रोथ आईपीओ आने से 2-3 साल पहले तक आ रही थी, 100% गेन्स की, 50% गेन्स की ग्रोथ की, वो आनी अचानक से बंद हो जाती है। ये एक जनरल सा फेनोमिना है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग है कि आईपीओ लाने से पहले एक ग्रोथ दिखाएंगे तभी तो 139 का पीई मिलेगा। 139 का पीई कोई मजाक बात नहीं है यार। इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज, हाई ग्रोथ कंपनीज आज की मार्केट में खास तौर से आर अवेलेबल एट ए वेरी चीप वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ पीई मल्टीपल। इवन मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो बजाज फिनसर्व है, जो मार्केट में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं, बजाज फाइनेंस हैं, जिनकी ग्रोथ की जो परसेंटेज है वो 40-50% रही है लास्ट 11, 12, 13 ईयर्स से। उसका भी अगर हम आज की डेट में पीई मल्टीपल देखने लगे, बजाज फाइनेंस का मैं बात कर रहा हूं, तो उसका भी पीई मल्टीपल सिर्फ 50 है, 139 उसका भी नहीं है। और अगर बजाज फिनसर्व की बात करने लगे तो उसका 43 है। और अगर हम एशियन पेंट की भी बात करने लगे, जो मोस्ट एक्सपेंसिव शेयर है, दैट इज आल्सो 83। और बर्जर पेंट की बात करने लगे तो उसका भी यहां पर 67 है। ये मोस्ट एक्सपेंसिव शेयर्स की मैं बात कर रहा हूं जो मार्केट में ट्रेड करते हैं। और उनमें भी जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव शेयर रहा है अब तक का और लगातार ऊपर भी गया है, एवेन्यू सुपरमार्ट, दैट इज 166। तो आप एवेन्यू सुपरमार्ट के जैसा इसको काउंट करेंगे तो बात अलग है। और एवेन्यू सुपरमार्ट भी नीचे की तरफ ही आ रहा है ना, उतना हाई वैल्यूएशन ये भी सस्टेन कर नहीं पा रहे हैं। और 166 भी जब इसने नीचे से वापस से थोड़ा सा ऊपर आना शुरू किया तब की बात है। और इसकी जो ग्रोथ है एवेन्यू सुपरमार्ट की, वो हम अगर यहां पर देख लें तो 60 करोड़ के नेट प्रॉफिट से इंक्रीज होते होते दिस इज 1500 करोड़ रुपीस। तो यहां जो ग्रोथ है पूरे एक डेकेड की, क्या उस डेकेड की ग्रोथ को वहां पर वो लोग मेंटेन कर पाएंगे? कितने चैलेंजेस आएंगे, कितने नहीं आएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। यहां तो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। यहां अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करने लगे, जिसका अभी पीई रेशियो सिर्फ 50 के आसपास है, अगर हम इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 898, 1200, 1800, ये 50% ग्रोथ चल रहा है लगातार। 2500, 4000, 5200, यहां पेंडेमिक की वजह से 4400, लेकिन अगेन एकदम से 7000। तो 898 से 7000, हाउ मेनी इयर्स? ओनली 6 इयर्स, 7 इयर्स। तो यहां ये मोमेंटम सबके बस की बात होती नहीं है। और अगर ये हुआ भी तो भी 139 का पी समझ में नहीं आता। तो ये जो इसका एक्चुअल में आईपीओ का जो प्राइस था, जो इश्यू प्राइस था, दैट इश्यू प्राइस वाज 642, करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 793। एवरीबॉडी इज इन गेन, जिनको ये शेयर लिस्ट होकर मिला है। अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो यहां पर निकल जरूर जाता, क्योंकि
इससे ज्यादा अच्छी कंपनीज, इससे बड़े साइज की कंपनीज, सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड की कंपनीज इससे बहुत सस्ते प्राइस पर आज की डेट में अवेलेबल हैं। आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेंगे। मेरे कहने से यहां पर चीजों को समझना है, सीखना है और बैक टेस्टिंग जरूर करनी चाहिए हमें कि जब भी इस तरह की वेरी हाई वैल्यूएशंस के साथ कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है, उन कंपनीज का अगले 2 साल में किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। यहां पर कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, दे आर सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस काइंड ऑफ स्पेशलिटी केमिकल, ऑल दैट इज फाइन, लेकिन वैल्यूएशन 139 इज नॉट एक्चुअली सस्टेनेबल अकॉर्डिंग टू मी। आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।